कैसे हैं दोस्तों ये मेरा स्टडी रूम है जहां मैं पढ़ता हूं और लिखने के लिए भी यहीं बैठता हूं ताकि मुझे एक मुकम्मल आइसोलेशन मिले, तन्हाई मिले, मैं कंसंट्रेशन से काम कर सकूं। आपके पास अगर एक चॉइस हो ये कि आप मुझसे टेक्स्ट पर या फ़ोन पर या वीडियो चैट करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो कि आप अपने चारों तरफ एक इन्वायरमेंट खड़ा करें अपनी मर्ज़ी का और उसमें मुझे भी और अपने दोस्तों को भी और आप ख़ुद भी इस तरह से खड़े हों जैसे वर्चुअल वर्ल्ड में लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, रियल वर्ल्ड में खड़े होते हैं लेकिन एक्चुअली वर्चुअली खड़े हुए हों और एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन देख रहे हों और फिर बातचीत करें। तो आप इन दो ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि अगर मैं चूज़ करने में आऊँ तो मैं यही चूज़ करूँगा कि बजाय टेक्स्ट करने के या वॉइस मेल के या फ़ोन कॉल के, अगर मेरे सामने सर से पाँव तक लोग खड़े हों जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, भले वर्चुअल वर्ल्ड में हूँ, मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा। तो ज़रा ये सोचें कि जो कंपनी इस ऑप्शन को वायबल बनाएगी, इस ऑप्शन को सबसे पहले और अफोर्डेबल प्राइस में आम लोगों के सामने लेके आएगी और उसमें जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या दूसरी कंपनीज जो ये नहीं कर पाएंगी वो खड़ी रह सकेंगी उसके मुकाबले पे? मिसाल के तौर पर अगर माइक्रोसॉफ्ट इस तरह का एक ग्लासेस ले आता है या एक वॉच ले आता है या एक अंगूठी ले आता है जिसको टच करते हैं और आपके इर्द एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, लोगों को ला के खड़ा कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं, तो हर कोई वही खरीदेगा। माइक्रोसॉफ्ट जीत जाएगा। फेसबुक की स्क्रीन वाली चैट जितनी भी खूबसूरत होगी, गूगल का, अमेज़ॉन की, एप्पल की, सब पीछे रह जाएंगे। इसीलिए इस वक्त तमाम कंपनीज़ में जो बहुत बड़ी फ़ाइट चल रही है, जो लड़ाई चल रही है कंपनीज़ में, वो ये है कि आने वाला जो दौर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की जंग कौन जीतता है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जैसे आप ऑटोमेटिक कार्स देखते हैं बगैर किसी ड्राइवर के और वो आपको ले जाती हैं, पार्क भी खुद करती हैं, तो दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह अगर आपने डिज़ाइन करना है कुछ, तो बजाय इसके कि आप एक माउस पकड़ें, एक स्क्रीन लें, स्क्रीन के बगैर आप बस हाथों से डिज़ाइन करें किसी चीज़ को, जो लिखना चाहते हैं उसको बोल दें, बाकी उसको उसमें रंग और बाकी जो भी चीज़ें ऐड करनी है। आप सीखना चाहते हैं तो बजाय इसके कि एक स्क्रीन में आपको फ़र्ज़ करें आप स्पेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, मार्स, जुपिटर वगैरह जितने भी सारे आप उर्दू इंग्लिश में जो भी नाम लें, वो आपके दाएं बाएं आज के खड़े हो जाएं, बजाय इसके कि उस स्क्रीन पे आएँ और आप उनमें पकड़ पकड़ के खुद समझ रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, कोई स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आप सुनाएं। ये ज़्यादा सेक्सी, ज़्यादा मज़े की चीज़ होगी। जो कंपनी ये कर पाएगी वो इस तरह विन करेगी कि बाकी कंपनीज जो ये नहीं कर रही होंगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी या वो इस कंपनी के लिए काम करने पर मजबूर होंगी। इसलिए ये फाइट आखिरी मरहलों में है, क्योंकि जल्द से जल्द कोई कंपनी ये चाहती है कि वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा डिज़ाइनिंग सिस्टम, ऐसा लर्निंग सिस्टम, ऐसा सेलिंग एंड बाइंग सिस्टम लेके आए जो इस तरह इस नई दुनिया में वर्चुअल वर्ल्ड में ऑपरेट कर सके। जिस तरह ये हमारी यूनिवर्स है उस तरह एक मेटावर्स हो, एक्चुअल ना हो लेकिन एक्चुअल की तरह हो। तो ये मेटावर्स जो फेसबुक का नाम, फेसबुक कंपनी का नाम, ऐप का नाम नहीं, वो जो चेंज किया है मार्क ज़करबर्ग ने, उसके पीछे यही साइंस है कि कम से कम प्रोपेगेंडे की हद तक वो ये जंग जीत जाए और लोगों को बता सके, लोग ये समझें कि वही शख्स है जो इस वक्त लीड कर रहा है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को। हालांकि वो लीड नहीं कर रहा और कंपनीज उससे ज़्यादा अच्छा काम कर चुकी हैं, कर रही हैं। आपके सामने टेस्ला है जो बहुत अच्छे लेवल पर कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे जा चुका है। गूगल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें लीड कर रहा है। उसकी गेमिंग, आप वर्चुअल रियलिटी में आप बहुत सी गेमिंग उसकी खेलते होंगे, बल्कि नई जो मूवीज़ भी हैं वो भी उसी तरह से बन रही हैं कि आप 3D से आगे निकल कर उस फिल्म का पार्ट बन के उसको देख सकें। तो सिर्फ फेसबुक नहीं है, लेकिन फेसबुक ने नाम रख के मार्क ज़करबर्ग ने बड़ी चालाकी से इस गेम को विन करने की कोशिश की है। इसमें जाहिर है उसका दूसरा मुफाद ये था कि वो ये चाहता था कि उसके ऊपर जो टैग है कि वो लोगों की मालूमात चोरी करके, उनके पर्सनल डाटा चोरी करके पैसे कमाता है। जो फेसबुक का स्लोगन है कि वी आर कनेक्टिंग पीपल, उसके बजाय एक्चुअली दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम पीपल। तो वो इससे भी कुछ तवज्जो हटाना चाहते थे मार्क ज़करबर्ग, तो इसलिए भी उन्होंने ये काम किया है। मार्क ज़करबर्ग ये क्यों कर रहे हैं, ये आपके और मेरे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि 2 बिलियन से ज़्यादा फेसबुक यूज़र हैं, उनके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के यूज़र हैं, और व्हाट्सएप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैसेजिंग ऐप है
वो भी उसका ऑनर है। और अब तो अलल ऐलान बग़ैर किसी शर्म के वो ये ऐलान कर चुके हैं फेसबुक जो मेटावर्स है कि हम इन अपनी तमाम ऐप्स के मैसेंजर के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के और इंस्टाग्राम के, इनका बैक एंड पे डाटा एक है और वो उसको बेच रहा है। अब ये सब शुरू वहाँ से हुआ। आपको पहले इसका माइंडसेट समझें। छोटा सा एक वाक़या कि जब इसने पहली ऐप इसने बनाई थी ज़िंदगी में 2004 में, फेस मैश। अब फेस मैश ये थी कि अपनी इसके कॉलेज की में जो ख़वातीन थी, जो लड़कियां थी इसके अपनी क्लास फेलोज़, उनके बारे में हु इज़ मोर हॉट, उनको ये नंबरिंग करती थी साइट। दो लड़कियों की तस्वीर आमने सामने आएगी, हु इज़ हॉट, इन दोनों में से कौन ज़्यादा हॉट है, तो उसको क्लिक करते थे, उसका नंबर ऊपर चला जाता था। तो वहाँ एक कैटेगरी बन जाती थी कि शी इज़ हॉटेस्ट एंड शी इज़ नॉट। तो ये एक बड़ी बुरी बात थी कि ख़वातीन को उनके लुक्स पर जज किया जा रहा था। इस पर बहुत तनकीद हुई और इसने उसको बंद कर दिया, लेकिन उसकी जगह फिर फेसबुक शुरू किया। फेसबुक में भी 2006 में, आप इससे इसका माइंडसेट समझते जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करके उनकी मालूमात से ज़्यादा फ़ायदा लेके वो ये उसका माइंडसेट है। और इखलाकियात उसमें बहुत पीछे आती हैं। 2015 में गालिबन ये 2015 दिसंबर 2015 की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीर की और उसमें उसने कहा कि मुसलमानों की इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इमिग्रेंट्स के बारे में भी उसने बड़ी सख्त बातें की जो बाहर से आए थे, हालांकि खुद वो इमिग्रेंट है अमेरिका का। तो उसमें उसने बहुत सख्त बातें की जो कि नफ़रत थी, जो कि गूगल फेसबुक की किसी गाइडलाइन में नहीं आती थी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में नहीं आती थी। तो उनकी मीटिंग हुई जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट जो उनके थे, कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो देखते थे, उन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों को, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की हैं, इनको रिमूव कर देना चाहिए और इस वीडियो को हटा देना चाहिए। जैसा कि बाकी ऐप्स ने, ट्विटर वगैरह ने इसके ऊपर उसको बहुत डाउन प्ले किया, उसको मुख्तलिफ जगह से रिमूव भी किया। मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि इट इज़ टू न्यूज़ी कि हम इसको हटाएं, इसको हम नहीं हटाएंगे। और आप जानते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ। और आपको याद होगा कि मार्क ज़करबर्ग ने उसके कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी, क्योंकि इसके ये देख रहा था कि मेरे बारे में अमेरिका सरकार में भी काफ़ी दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लोग हो रहे हैं। इसी तरह रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जब बर्मा में इस तरह की फ़ेसबुक पोस्ट शुरू हुई जिनके ऊपर बहुत हेट स्पीच थी, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी पहुंचाया गया, बहुत से हज़ारों की तादाद में रोहिंग्या कत्ल हुए। बहुत छोटी माइनॉरिटी थी, लेकिन एक मेजॉरिटी ने उसके खिलाफ महाज खोल दिया। तो मार्क ज़करबर्ग जो कि अपने बिज़नेस फ़ायदे के लिए, जहाँ बिज़नेस को उसका दबाव ना आए, वहाँ किसी मोरालिटी, किसी कम्युनिटी गाइडलाइन की परवाह नहीं करते। अब देखें कश्मीर में उनको बैकलैश आता है तो वहाँ वो इसकी परवाह करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बैकलैश नहीं था तो उसने अपनी टीम के कहने के बावजूद उन वीडियोज़ को नहीं हटाया, जिसका नुकसान हज़ारों लोगों को अपनी जानों, माल और अपने घर छोड़ने के और पता नहीं कैसे कैसे अलमिये उनके सामने आए, वो उसको भुगतना पड़ा। अब ये सब शुरू होता है उस गूगल की वाइस प्रेसिडेंट के साथ, शेरली सैंडबर्ग, जिससे 2008 में मार्क ज़करबर्ग की मुलाकात हुई थी। एक पार्टी में ये मिले एक जगह और घंटों आपस में गुफ्तगू की और उसके बाद इसने प्राउडली अनाउंस किया कि शेरली सैंडबर्ग, जिसने गूगल सर्च इंजन, एक छोटे से सर्च इंजन को, जो कि छोटा तो नहीं था, याहू का कॉम्प्लेक्स सर्च इंजन की जगह इसने सिंपल सर्च इंजन दिया और ये छा गया, लेकिन पैसे नहीं कमा रहा था। तो शेरली सैंडबर्ग ने, वो खातून है जिसने कि गूगल को मल्टी बिलियनियर कंपनी बना दिया, कि सर्च जो करते थे उससे, उसी सर्च के बाद से मुतल्लिक लोग, फ़र्ज़ करें कोई बुक्स किसी ने सर्च की हैं, तो जो बुक्स शॉप्स थी, बुक्स बेचने वाले इदारे थे, उनके ऐड भी उस सर्च में आ जाते थे, तो और उसके नीचे लिखा भी होता था ऐड। तो वो वहाँ से गूगल ने पैसे कमाना सबसे पहले शुरू किए, शेरली सैंडबर्ग। तो ये बड़ी नामवर खातून थी, नाम था इनका, बहुत अमीर थी। मुख्तलिफ जगह आपने इनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। इसी ने मार्क ज़करबर्ग को बताया कि तुम्हारे पास गूगल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का, और वो ये है कि तुम ये करो कि बजाय इसके कि सिर्फ लोगों को मिलाओ, तुम्हारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कौन खाता क्या है, कौन पीता क्या है, कौन कहाँ जाता है, कौन किसका दोस्त है, कौन किससे मिलता जुलता है, कौन लोग इकट्ठे रहते हैं, किसका एरिया कौन सा, किस एरिया में रहता है, वहाँ मशहूर चीज़ क्या है, ये सब तुम्हें पता है। तुम लोगों की मालूमात इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो जो शेरली सैंडबर्ग हैं, ये फेसबुक की पहली COO थी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इन्होंने फेसबुक को महीनों में मल्टी बिलियनर
कंपनी बना दी। उससे पहले भी वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा था पिज़्ज़े के ऐड से, लेकिन इस खातून ने, इस एम्बिशियस और ज़हीन खातून ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। वो वक्त है और आज का वक्त। मार्क ज़करबर्ग ने कभी भी अपने जहाँ से उसको एंगेजमेंट मिले और जहाँ से बिजनेस आए वो उसको हमेशा प्रेफर करता है। हालांकि बाकी कंपनीज भी बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, लेकिन और आप यूट्यूब की मिसाल तो आपके सामने है कि वो एक इकोसिस्टम बनाता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग मेहनत करें, लोग भी एक परसेंटेज ऑफ इनकम रखें एड्स की, और कुछ गूगल भी रखें। फेसबुक ऐसा नहीं करता। आप देखिए उसकी पॉलिसीज, उसका डिस्प्ले, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो खैर, ये मैं बात कर रहा था कि ये उसका माइंडसेट है, और ये हमारे लिए अहम क्यों है, क्योंकि हम जैसे कितने ही लोग, 2 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो उसको यूज़ करते हैं, और 1 बिलियन प्लस वो एक्टिव यूज़र हैं, 1.5 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं जो मुसलसल इसको यूज़ करते हैं। उन सब का डाटा गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, सॉरी। तो फेसबुक उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, अब ये उस पर है। हम सब उसकी मोरालिटी पर खड़े हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वो मॉरल वैल्यूज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो अपने पैसों की, लोगों की एंगेजमेंट की, और उनसे नॉट कनेक्टिंग पेपर, वो परवाह करता है कलेक्टिंग के, लोगों से कलेक्ट कैसे करना है, कनेक्टिंग की नहीं, कलेक्टिंग की परवाह करता है। तो ये हमारा और उसका एक ऐसा, अब आम लोगों का और एक बहुत बड़ी दुनिया की मल्टी बिलियनर कंपनी का क्लैश सामने आ रहा है। इसी से तवज्जो हटाने के लिए उसने वो नाम चेंज किया है, और इस प्रोपेगेंडा वॉर में कि अगली जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसमें मैं सबको लीड कर रहा हूँ, ये इस मकसद के लिए भी उसने अपना नाम तब्दील किया है। तो दोस्तों, ये मेरे स्टडी रूम से इस तरह की गुफ्तगू आपसे होपफुली जारी रहेगी। आप इसके बारे में, सब कुछ के बारे में, इस गुफ्तगू के बारे में भी और इस स्टाइल के बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स सारे, ऑलमोस्ट तमाम वीडियोस के कमेंट मैक्सिमम मैं ख़ुद पढ़ने की कोशिश करता हूं, और बहुत से पढ़ता भी हूं। शुक्रिया।